गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 29 नवंबर को हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की डेली करंट अफेयर के साथ। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं डेली करंट अफेयर का। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो शेड्यूल रहता है क्लासेस का। तो आप देख लीजिए, मॉर्निंग क्लासेस चलती हैं 7, 8, 9 और 11 बजे। 7 बजे जैसे मैं आपको क्लास चल रही है अपनी करंट अफेयर की, वोकैब शो है दी हिंदू एनालिसिस से। ये तीन चीजें तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी की क्लासेस है, हिंदी की क्लास मैं ले रहा हूं, जनरल साइंस है, मैथ्स एंड रीजनिंग है अपनी। और अगर आप एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो 6, 7, 8 और 10 बजे हमारी साइंस, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, फैकल्टी बहुत अच्छी, आप उनको फॉलो करें और आपकी तैयारी होती रहेगी। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। ये सारे ही क्वेश्चन रेलेवेंट और इंपॉर्टेंस के अनुसार मैंने सेलेक्ट किए हैं और उनका जो रेलेवेंट डेटा है उसको भी आपको बताता चलूंगा साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट ऑफ 2018? वर्ष 2018 की G20 समिट यानी कि सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन है आपके जर्मनी, भारत, अर्जेंटीना या जापान। ऑप्शन है आपके जर्मनी, भारत, अर्जेंटीना या जापान। चलिए अब इसका फटाक से आंसर ले लेते हैं अपन। आंसर है आपका अर्जेंटीना। इसका आंसर है आपका अर्जेंटीना। ये कब से शुरू होगी? 28 नवंबर से ये चालू होगी। इसका ये देख लीजिए, इस बार लोगो बना हुआ है। अब G20 के बारे में कुछ जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहता है, हर किसी को मालूम होना चाहिए। इट्स एन इंटरनेशनल फोरम। ये एक इंटरनेशनल फोरम है, इंटरनेशनल मंच है, अंतरराष्ट्रीय मंच है ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। ठीक है, गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का फोरम है ये, विच सीक टू डेवलप ग्लोबल पॉलिसीज टू एड्रेस टुडेस मोस्ट प्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। यानी कि जो करंट समय के जो बहुत ही ज्यादा ज्वलंत मुद्दे हैं इकोनॉमी को लेके, अर्थतंत्र को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके, उसको ये एड्रेस करती है, उसके बारे में ये बात करती है। अब इसके मेंबर्स कितने, तो आपको मालूम होना चाहिए 20 मेंबर हैं। इन 20 मेंबर की लिस्ट देख लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, दी यूरोपियन यूनियन। ठीक है ना, दी यूरोपियन यूनियन, ये देशों का समूह है। इसको आप देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। फिर आता है फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो कुल मिला के 20 देश हो गए। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत हुई थी आपकी इसकी 26 सितंबर सन 1999 में। 26 सितंबर सन 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? G20 के प्रेजेंट चेयरमैन है आपके मॉरिसियो मार्की। मॉरिसियो मार्की ये आपके अर्जेंटीना के हैं। किसके हैं? अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम है, सभी को मालूम होगा, अर्जेंटीना में हो रहा है। इसके चेयरमैन है। आपको ये फैक्ट मैंने दे दिया है, पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप लोग देख लीजिएगा। और इस बार पीडीएफ में ये आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए रहेगा। एक काम आप और जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो और बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज बीन सेलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 इनिशिएटिव। ठीक है, ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज, तो ये जानना बहुत जरूरी है और ये नई चीज है। अब इसको हिंदी में जान लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनियन द्वारा वैश्विक सतत शहरों की पहल में 2025 के लिए चुना गया है? बहुत सारे देश अपने भारतीय शहर भी थे, वो इसकी लाइन में थे, मगर इसके लिए इसी सिटी को चुना गया है। तो ऑप्शन आपके नोएडा, पुणे, चेन्नई या कोची। ऑप्शन है आपके नोएडा, पुणे, चेन्नई या कोची। अब इसका आंसर ले लेते हैं अपन फटाक से। तो आंसर है इसका नोएडा। इसका आंसर है नोएडा। और ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान देने वाली डेफिनेशन है। आप चाहिए तो इसको तुरंत अभी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पढ़ते हैं इसको। सस्टेनेबल सिटीज, ठीक है, अर्बन सस्टेनेबिलिटी और इको सिटी। ठीक है, ये इसके और भी नाम है। डेफिनेशन इसकी, ए सिटी डिजाइन विद कंसिडरेशन फॉर सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड रिजिलियंट हैबिटेट फॉर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू एक्सपीरियंस द सेम। ठीक है, अब इसको हिंदी में जान लेते हैं। एक ऐसे शहर का विकास करना जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम से कम हो। ठीक है, हम जिस शहर में रह रहे हैं उनमें ये 3 चीजें हम मेंटेन करके चलें, जिससे हमारी आने वाली सभ्यता को भी वही चीज मिले जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो प्रकृति का आनंद हमने लिया है
वो आने वाली सभ्यता को भी मिले। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इसकी डेफिनेशन यहां पे नोट कर लीजिए और बहुत ही जरूरी डेफिनेशन है अपने लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन? ठीक है, IDEVAW की थीम क्या है इस बार की? ठीक है, हिंदी में ले लेते हैं। वर्ष 2018 के इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की थीम क्या है? ठीक है, इसकी थीम क्या है अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा ये क्या चीज है। इसका पहला ऑप्शन है ऑरेंज दी वर्ड, हैशटैग सपोर्ट मी टू, ऑरेंज दी वर्ड स्टैंड फॉर मी टू, ऑरेंज दी वर्ड हियर मी टू, ऑरेंज दी वर्ड लिसन मी टू। ठीक है, अभी आपने देखा होगा मी टू अभियान भी चल रहा है। ठीक है, हैशटैग मी टू। चलिए अब इसका आंसर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? ऑरेंज दी वर्ड हियर मी टू, ऑरेंज दी वर्ड हियर मी टू, ऑप्शन सी है इसका। ये 25 नवंबर को होता है। कब होता है? 25 नवंबर को होता है। अब ये किस लिए मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं, इसका इतिहास भी जान लेते हैं, उसकी शुरुआत कब से हुई ये भी जान लेते हैं। तो प्रीमाइस इसका है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट दैट वुमेन अराउंड द वर्ल्ड आर सब्जेक्ट टू रेप, डोमेस्टिक वायलेंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। ठीक है, ये किस लिए मनाया जाता है? इसलिए ये कि लोगों को पता चले कि जो औरतें हैं उनके खिलाफ रेप की, डोमेस्टिक वायलेंस की और दूसरे वायलेंस के प्रकार जो भी होते हैं, हिंसा के प्रकार होते हैं, वो उनके साथ होते हैं। इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसका आयोजन होता है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1960 यानी कि 1960 असैसिनेशन ऑफ द 3 मीराबल सिस्टर्स, कितनी? 3 मीराबल सिस्टर्स थी। इनका असैसिनेशन हो गया था, करवा दिया था। कहां के? डोमिनिकन रिपब्लिक के जो डिक्टेटर था उसने करवा दिया था 1960 में। ठीक है, उससे इसकी शुरुआत हुई थी। 1981 में एक फेमिनिस्ट थी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास किया 17 दिसंबर को। कब पास किया? 17 दिसंबर 1999 को, कि 25 नवंबर से यह दिवस मनाया जाएगा। तो ये 3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये, दूसरी ये और तीसरी इसकी हिस्ट्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अपन बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैव डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड पैसा पोर्टल PAISA पोर्टल फॉर प्रोसेसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन्स टू बेनिफिशरीज अंडर DAY-NULM। ठीक, हिंदी में से जान लेते हैं। DAY-NULM लाभार्थियों की आर्थिक सहायता के लिए किस बैंक ने पैसे पोर्टल की शुरुआत की है? ठीक है, यानी कि जो लाभार्थी हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए किस बैंक ने इस पोर्टल की शुरुआत की है? पैसे पोर्टल की शुरुआत की है। तो आपको मालूम होगा ये एक ऑनलाइन पोर्टल ही होगा, क्योंकि पोर्टल की ही बात कर किस बैंक ने शुरुआत की। ऑप्शंस देख लेते हैं, PNB, देना, SBI या इलाहाबाद बैंक। ठीक है, चलिए आंसर और एक्सप्लेनेशन की पार्ट की ओर बढ़ते हैं इसके। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है इसका डी, इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। ठीक, अब DAY-NULM को जान लेते हैं। DAY-NULM कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय। ठीक, अंत्योदय योजना है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। पैसे का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। ठीक, क्या है? पोर्टल है अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। किसके लिए? DAY-NULM के लाभार्थियों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है ये। इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपकी 26 नवंबर को हुई थी। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको यहां पे याद करने वाली हैं। दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ये करंट अफेयर के साथ साथ जीके भी आपकी मजबूत होती जा रही है यहां पे। चलिए 5वां प्रश्न लेते हैं। विच कंट्रीज टीम हैज वोन द 2018 डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट? ठीक, डेविस कप टूर्नामेंट 2018 का किस दल ने जीता है? किस देश के दल ने जीता है? यह प्रश्न है आपका। ऑप्शन है आपके बेल्जियम, फ्रांस, क्रोएशिया या जर्मनी। ऑप्शन है आपके बेल्जियम, फ्रांस, क्रोएशिया या जर्मनी। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। आंसर है आपका क्रोएशिया, ऑप्शन सी क्रोएशिया। तो ये कोई एशिया का देश नहीं है, ये यूरोपियन देश है। ये कहां पे है आपका? सेंट्रल यूरोप
और जो साउथ ईस्ट यूरोप है उसके बीच में क्रोएशिया पाया जाता है, यानी कि है पाया क्या जाएगा, और एड्रियाटिक सी के पास में है। इसकी राजधानी क्या है? ज़ैग्रेब। इसकी राजधानी क्या है? ज़ैग्रेब। अब टूर्नामेंट के बारे में जान लेते हैं। ये दो देशों के या सभी देशों के जो टेनिस प्लेयर हैं, मेंस टेनिस प्लेयर है, उनके बीच में होता है। तो यहाँ टेनिस इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करते, प्लेयर्स इंडिविजुअल को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए कंट्री जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2018 का जो था वो 107वां संस्करण था। ठीक है, इसके विजेता कौन थे? मारिन क्लिक थे, जो कि क्रोएशिया से ही है। डिफीटेड यानी कि किसको हराया इन्होंने? फ्रांस के लुकस पाओली को हराया। ठीक है जी, चलिए ये सारी चीजें आप देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया हैज रिसेंटली साइंड $200 million लोन पैक्ट विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिहार स्टेट हाईवेज प्रोजेक्ट 3? भारत ने किस इंटरनेशनल बैंक के साथ समझौता किया है कि बिहार के प्रोजेक्ट 3 रोड स्टेट हाईवे के प्रोजेक्ट 3 के लिए फाइनेंस के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है एडीबी, AIIB, NDB या वर्ल्ड बैंक। किसके साथ ये समझौता किया गया, पैक्ट किसके साथ साइन किया गया है कि बिहार राज्य में राज्य की रोड बने? ठीक है, चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। कौन सा बैंक है वो? बैंक है आपका ऑप्शन ए, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, किस लिए लिया गया है ये लिया गया वाइडनिंग एंड अपग्रेडिंग ऑफ अबाउट 230 किलोमीटर स्टेट हाईवेज। बिहार के 230 किलोमीटर लंबे हाईवेज की चौड़ीकरण करने के लिए और उसको अपग्रेड करने के लिए, उसमें और भी चीजें इंप्रूव की जाएंगी, उसके लिए ये लिया गया $200 मिलियन का। पहले कब से लिया जा रहा है? 2008 से लिया जा रहा है। अभी तक कितनी राशि ली जा चुकी है? $1.43 बिलियन लिए जा चुके हैं। 1453 किलोमीटर लंबा अभी तक इसमें काम हो चुका है आपका। ठीक, अब एडीबी के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका रीजनल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है आपका। क्या काम करता है? सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये एक। क्या काम करता है? रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन के तहत के द्वारा ये पॉवर्टी रिड्यूस करता है। इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडीबी की। कब ये स्टैब्लिश हुआ है? 19 दिसंबर 1966 के इसको स्टैब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑर्टी गैस सेंटर, सिटी मंडलायुंग, मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, खाली फिलीपींस में, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। 1966 में इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर को। किस लिए है, क्या काम करता है, यहां मैंने आपको बता दिया है। एडीबी क्या काम करता है और क्या जो क्वेश्चन था उसकी डिटेल यहां पे मैंने आपको दे दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड 2011? ठीक है, यानी कि आईसीसी की एक टीम बनेगी, उसकी कैप्टन कौन होंगी? उस 11 सदस्यीय टीम की कैप्टन कौन होंगी? पूनम यादव, हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज या स्मृति मंदाना? ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। आईसीसी भी प्लेयर्स को चूज करता है, डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर्स को चूज करता है और खुद की एक टीम बनाता है। तो ये चीज आपको देखनी होगी, ये कोई पर्टिकुलर देश की नहीं है, ये आईसीसी स्वयं बनाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने लास्ट ईयर बहुत ही अच्छी खेल का प्रदर्शन किया था, इस बार भी बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है, तो इसके लिए इनको चूज किया गया है। और कौन भारतीय प्लेयर लिए गए हैं? स्मृति को लिया गया है, और जो ओपनर है अपनी, और पूनम यादव जो अपनी स्पिनर है उनको लिया गया है। बाकी प्लेयर कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड के 3 प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के 1-1 प्लेयर हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 11 प्लेयर हो गए आपके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सभी देशों को मिला के एक टीम बनाई जाती है। और अगला मैच कहां होगा, अगला टूर्नामेंट कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में सन 2020 में होगा, 2020 में होगा अगला टूर्नामेंट। चलिए अभी तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ FICA इमर्जिंग आर्टिस्ट अवार्ड 2018? देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना कभी ना कभी आपको फंसेंगे जरूर, कभी ना कभी आएंगे जरूर, क्योंकि इनका लेवल बहुत ही अच्छा है। चाहे वो SSC का पेपर हो, चाहे स्टेट एग्जाम का पेपर हो,
या आपका स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स हो, या इवन कह लिया जाए आपका सिविल सर्विसेज लेवल के भी जो हो या सिविल सर्विसेज में, उनमें भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, किसको वर्ष 2018 का फीका का इमर्जिंग आर्टिस्ट पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपके अनुपम रॉय, राखी पासवानी, श्री राणा या लतिका गुप्ता। ठीक है, ऑप्शंस आपने देख लिए हैं। अब इसके आंसर पे आते हैं हम। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए अनुपम रॉय। ये दिल्ली के हैं, वैसे तो ये असम से हैं। अब ये करते क्या है? लार्ज स्केल ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, लार्ज स्केल ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स बनाते हैं। जिनको पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स बनाने का अनुभव होगा या जो फील्ड में होंगे उनको मालूम होगा, लार्ज स्केल ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स एक डिफरेंट फील्ड होती है। क्या टॉपिक रहता है इनकी, क्या विशेषता रहती है? स्पीक अबाउट वायलेंस एंड इनजस्टिस। इनकी पेंटिंग में ये वायलेंस एंड इनजस्टिस को प्रदर्शित करते हैं जो कि हो रहा है समाज में या लोगों के साथ होता है, अपनी पेंटिंग्स के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, अब फीका के बारे में जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या और ये क्या काम करती है। तो फीका का फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट, FICA, फाउंडेशन फॉर इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट। और ये अवार्ड क्या करता है, किसके साथ दिया जाता है? द फीका अवार्ड ग्रांटेड एनुअली, सालाना दिया जाता है इन कोलैबोरेशन विद प्रो हेल्वेटिया के साथ दिया जाता है। अब प्रो हेल्वेटिया क्या है? स्विस आर्ट्स काउंसिल है एक। ठीक, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। विच रिनाउंड साइंटिस्ट, देखिए ये प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, ये प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए, विच रिनाउंड साइंटिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है आपके GK रथ, DK शुक्ला, देवांग VK या नागेश्वर राव गुंटूर। ठीक, ऑप्शन सभी इन्हें आपने देख लिए हैं। अब इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी है नागेश्वर राव गुंटूर। ठीक है, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। कितना का कार्यकाल होगा? कार्यकाल भी आप देख लीजिए, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। अब ये अभी प्रेजेंटली क्या करते हैं? ये चेयरमैन एट प्रोजेक्ट डिजाइन सेफ्टी कमेटी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये रिएक्टर का प्रकार है, एटॉमिक रिएक्टर्स का प्रकार होता है, उसके ये चेयरमैन है डिजाइन प्रकल्प के। अब ये देख लीजिएगा आप, द मिशन ऑफ द बोर्ड इज टू इंश्योर दैट यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डज नॉट कॉजेज अनड्यू रिस्क टू हेल्थ एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख लिया है, PDF में आप इसको देख लीजिएगा। अब इसका आपका जो ये है संस्था, ये कब बनाई गई थी? 15 नवंबर सन 1983 को बनाई गई थी। ठीक है, विनियामक बोर्ड आपका 15 नवंबर सन 1983 को बनाया गया है। तो रेलेवेंट है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी GK ही इंप्रूव होगा। अब आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, अभी जो हाल के ही एग्जाम होने वाले हैं उनमें यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको एज इट इज याद कर लीजिए आप। ठीक है, प्रश्न क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC विथ इफेक्ट फ्रॉम 2 दिसंबर 2018। यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि 2 दिसंबर से ये कार्यकाल अपना चालू करेंगे। 2 दिसंबर से भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? ऑप्शन है आपका सुनील अरोड़ा, महेश रेड्डी, करण शुक्ला या रजत वीर। चलिए इसका ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा। ठीक है, 26 नवंबर को इसका डिसीजन हुआ है कि इनको 2 दिसंबर से कार्यकाल इनका चालू हो जाएगा। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी के बारे में जान लेते हैं। 1980 के राजस्थान कैडर के IAS हैं। 1980 के राजस्थान कैडर के IAS है। करंटली अभी कौन है अपने CEC? OP रावत, जो कि 1 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। 2 दिसंबर से सुनील अरोड़ा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। गाइज लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को फॉलो करिए। डेली करंट अफेयर के लिए आप मेरा शो देखते रहिए। आपके लगभग 300 क्वेश्चन पर मंथ तैयार हो जाएंगे। मैं वीकली भी लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी सजेशन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए और देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर इसी समय पे मिलेंगे आपके साथ।